नमस्कार दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल चाल। मैं रजनीश गुप्ता। आप लोग आज आपका टॉपिक क्या है? संविधान का निर्माण। इसी पर डिस्कशन करेंगे। बढ़िया से समझना, डीपली आराम आराम से चलेंगे और पूरी बातों को आपको समझाया जाएगा। ठीक है। संविधान का निर्माण क्यों हुआ, क्यों आवश्यकता हुई संविधान का, पूरी इसी पर डिस्कशन करेंगे। संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। पहला नंबर हम बात कर लेते हैं, एक एक हेडिंग डालते चलेंगे और कुछ पॉइंट हम नोट करेंगे और बातें आपसे लगातार डिस्कशन करेंगे। कहने का मतलब आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या हुआ था। देखिए क्या हुआ था। पहला नंबर, संविधान सभा की मांग क्या थी। संविधान सभा की मांग, हेडिंग लगाएंगे संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग क्या थी। बात पहले कर लेते हैं, संविधान सभा की मांग क्या थी। संविधान सभा की ये मांग थी कि भारत में भाई एक संविधान सभा होनी चाहिए। अब उस संविधान सभा जो होगा संविधान का निर्माण करेगा। एक संविधान के गठन का उन्होंने एक प्रस्ताव, संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव विचार आया, लोगों के दिमाग में विचार आया। ये सबसे पहले विचार एक बहुत बड़े नेता थे, यानी कहने का मतलब बहुत बड़े नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। इनका नाम था एम.एन. राय। एम.एन. राय साहब को सबसे पहले संविधान सभा के गठन का ख्याल आया कि भाई देश के अंदर में एक संविधान होना चाहिए। भाई राइट ऑफ इक्वालिटी तभी होगा जब, कहने का मतलब सभी को क्या बराबरी का अधिकार तभी हो सकता है जब क्या हो, कोई संविधान वगैरह हो। अगर देश में संविधान नहीं होगा तो मान कर चलिए, अगर संविधान सपोज करिए नहीं है तो देश कैसे तरक्की कर पाएगा, कैसे आगे चल पाएगा। सबको समानता का अधिकार होना चाहिए ना। तो कहने का मतलब यही है। इसी पर उन्होंने क्या किया, 1934 ईस्वी में उन्होंने एक विचार रखा, अपना विचार रखा, ओपिनियन अपना विचार रखा कि उन्होंने 1934 ईस्वी में अपना विचार रखा। उन्होंने कहा कि देश में एक क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। और इसको बाद में 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक क्या थे, 1934 एम.एन. राय साहब थे, एम.एन. राय साहब थे, एम.एन. रॉय इनका नाम था, मानवेंद्रनाथ राय इनका नाम था। और ये चाहते थे कि देश में एक संविधान होना चाहिए। संविधान रहेगा तो स्वाभाविक है लोगों को उनका अधिकार मिलेगा, लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा, लोगों के साथ अत्याचार नहीं होगा। ठीक है, सबके लिए कानून एक जैसा होगा। तो इन सब मुद्दों को लेकर उनके मन में विचार आया कि वास्तव में देश में एक क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। इनका जन्म हुआ था 1900। बहुत बड़े नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी के ये संस्थापक ही थे, कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं एम.एन. राय साहब। उसके बाद क्या हुआ, एम.एन. राय ने, इनका जन्म 1800 में हुआ था, 1887 में हुआ था। 1887 में इनका जन्म कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। हम कलकत्ता कुछ नहीं लिखेंगे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। पूरा हम नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट हो जाता है, हम लिखेंगे ज़्यादा नहीं। 1987 में इनका जन्म कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और 1954 ईस्वी के आसपास क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। एक बहुत बड़े सैद्धांतिक राजनीतिज्ञ थे, कहने का मतलब सिद्धांतों पर कार्य करने वाले, हल्के फुल्के राजनीतिज्ञ नहीं थे, सिद्धांतों पर कार्य करते थे। भले वो बात आई कि देश में हमेशा जब तक ये जीवित रहे तब तक कांग्रेस का ही शासन रहा, देश पर गवर्नेंस कांग्रेस का ही रहा। लेकिन वास्तव में 1954 ईस्वी तक ये रहे, यानी कहने का मतलब ये 60-70 साल जब तक ये जीवित रहे। वास्तव में सरकार में तो नहीं बना पाए, सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हाँ अपनी बातों को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते रहे अपनी बातों को। ठीक है। 1935 ईस्वी में क्या हुआ, 1935 ईस्वी के आसपास, 1935 के इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी, इन्होंने क्या किया कि मांग किया कि हाँ वास्तव में देश में क्या होना चाहिए कि एक संविधान होना चाहिए। ठीक है। और आधिकारिक रूप से इन्होंने मांग किया कि संविधान एक सभा का गठन होना चाहिए। फिर 1938 ईस्वी में इस बात को जवाहरलाल नेहरू ने भी कोड किया कि स्वतंत्र भारत के अंदर में क्या होना चाहिए, एक संविधान सभा होना चाहिए जिसका निर्माण यहाँ के वयस्क जनता द्वारा चुनी जाए, वयस्क मताधिकारों के आधार पर चुनाव होगा। उनका वो लिया जाएगा, उनका वोट लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके अनुसार ये क्या होगा, इसका चुनाव होगा, संविधान सभा का चुनाव होगा। यानी भाई संविधान में जो उस समय जो बहुत बड़े बड़े हस्तियाँ थी लगभग सब शामिल थे। कोई ऐसा नहीं था कि नहीं शामिल था, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों,
चाहे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो मेन ही थे, बहुत सारे ऐसे उसमें थे, सच्चिदानंद रहे, राजेंद्र प्रसाद रहे, यानी बहुत बड़े बड़े, ठीक है, जो आपके जितने भी उस समय के जितने भी बड़े लोग थे, महान हस्तियाँ थीं, सभी संविधान सभा। इसीलिए आलोचक मानते हैं, ये भी कहते हैं कि संविधान में भेदभाव किया गया, लोगों को उनका जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है उनको नहीं दिया गया, रिजर्वेशन, यानी कहने का मतलब उनको जो भी सीटें थी उनको उनके अनुसार प्राप्त नहीं हुआ, उनकी जनसंख्या के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि जो लोग टॉप पर बैठे हुए थे, जो बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने अपने मनमानी तरीके से लोगों को संविधान सभा में डाला और अपने अनुसार संविधान का निर्माण कराया। आलोचक का कहना है, आलोचक कुछ भी कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं, ठीक है। आलोचना करने को हर ये संविधान वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। अगर दुनिया का ये सबसे बड़ा संविधान है तो इसका सबसे बड़ा योगदान ये है, इसका सबसे बड़ा योगदान, इसको इतना बड़ा बनाने में सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब वास्तव में बहुत बड़े महापुरुष थे, हम कह सकते हैं एक महापुरुष थे। इन्होंने वास्तव में संविधान को 60 देशों के अलग अलग संविधान को ये अलग से कुछ बनाए थोड़ी ना है, हाँ, लेकिन संविधानों को छान कर उन्होंने खुद ही यह स्टेटमेंट दिया संसद में जाकर कि वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान ये 60 देशों की उपज है और 60 देशों से लिया गया, छान कर लिया गया है। और जबकि 60 देशों से तो ये लिया गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, रूस हो गया, कनाडा हो गया, अलग अलग देशों से 60 देशों का मतलब सारे लगभग उसमें सारे देश आ जाते हैं। ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन से लगभग जितने भी अधिनियम थे और जितने भी एक्ट थे उस समय के सभी को कहाँ डाल दिया गया, भारतीय संविधान में डाल दिया गया। अब बात कर लेते हैं 1938 में फिर क्या हुआ। 1938 में उन्होंने इस बात को सैद्धांतिक रूप से इनकी बातों को स्वीकार कर लिया, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातों को क्या कर लिया गया, मान लिया गया कि हाँ आप जाकर आराम से कीजिए, संविधान आप बनाइए, अपना संविधान बनाइए। और ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से जब स्वीकार कर लिया, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक वहाँ के क्या थे, एक वहाँ के एक मंत्री थे, उनका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्टो, सर स्टैफोर्ड, उनका नाम था क्रिप्स उनका नाम था। ये आए इंडिया, एक प्रस्ताव लेकर आए और एक कैबिनेट का साथी लेकर आए, एक कैबिनेट का और सदस्य आया, प्रारूप लेकर आया कि उन्होंने कहा, प्रारूप क्या लेकर आए, इन्होंने प्रारूप लेकर आए और उन्होंने सोचा कि उन्होंने रखा, प्रस्ताव को रखा, जब संविधान सभा बैठी हुई थी उसमें मुस्लिम लीग भी शामिल था और तमाम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से भी थे, मुस्लिम लीग भी था, मुस्लिम लीग था उसमें और ये भी शामिल थे, तमाम और दल के नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी, तमाम अलग अलग पार्टियों के, छोटी छोटी पार्टियों के जो नेता थे वो उसमें शामिल थे, सारे लोग शामिल थे। तो यानी मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, तुरंत ही कहा, उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्रिप्टो साहब ने जो प्रस्ताव दिया, वहाँ के कैबिनेट के सदस्य तमाम आए और उन्होंने प्रस्ताव दिया कि ऐसा हम संविधान को बनाना चाहते हैं, तो तुरंत मुस्लिम लीग उसी समय क्या गया, प्रस्ताव को उनको ठुकरा दिया, कहा कि बिल्कुल भी नहीं ऐसा हो सकता है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा एक अलग देश हो, हम इंडिपेंडेंट हों, पूरी तरीके से स्वतंत्र हों, एक स्वतंत्र हमें राष्ट्र चाहिए। यानी 2 राष्ट्रों पर वो बात कर रहे थे, उसी समय बात कर रहे थे, 1938 ईस्वी के आसपास बात कर रहे थे। उसी समय अगर कोई दमदार नेता इंडिया में होता, दमदार तो थे लेकिन भाई ये भी समस्या थी सामने कि जो दानवी प्रकृति के लोग थे वो लगातार क्या कर रहे थे, कत्लेआम मचा रहे थे इंडिया के अंदर में। भाई हर इंसान थोड़ी ना दंगा चाहता है, लेकिन कुछ लोगों को उकसाकर लोगों को दंगे करवाते हैं, राइट करवा देते हैं। अब इनके पास बहुत बड़ी समस्या थी ना, जितने भी उस समय के नेता थे, तमाम दिग्गज सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, सारे लोग थे, चाहे होते तो बहुत कुछ कर देते, उसी समय आर पार हो गया होता, जो होना होता उसी समय हो गया होता। लेकिन समस्या ये थी कि कितने मासूमों की हत्याएं हो जाती, कितने लोग वैसे भी लोग दंगे भड़का के लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, जिन्ना अलग से दंगा भड़का रहा था, जिन्ना आग पे आग लगाया जा रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि हमें उस बात को नहीं, हमें ये भी देखना था कि हमें बचाना भी था, हमें अपने लोगों को बचाना था। जो लोग वास्तव में ऐसे लोग थे, इसमें हिंदू भी मारे जा रहे थे, मुस्लिम भी मारे जा रहे थे, तो हमें बचाना भी था सबको। सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय उनके पास, आज लोग तमाम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन लोगों का अपना अपना नज़रिया है देखने का कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को बर्बाद कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। उस समय उन्होंने बहुत शालीनता से काम लिया और इंटरनेशनल प्रेशर जो था
उसको उन्होंने कम किया। नहीं तो उस समय हाँ कुछ कमियां उनकी थोड़ी बहुत रही, ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं हुई, कमियां थोड़ी बहुत रही है, लेकिन उस समय परिस्थितियां आप सोचो। वही 1947 में देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद तुरंत हम निकल के आ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम तुरंत, कहने का मतलब पाकिस्तान से लड़ाई कर लें, दूसरे देश से लड़ाई कर लें और सब पर कब्जा करना प्रारंभ कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। 1970 हाँ गलतियाँ हुई, थोड़ी बहुत चूक हुआ, उसी समय जो होना होता तो आज समस्याएँ नहीं होती। वहाँ पर जो कश्मीर के अंदर में जो घटनाएं घटित हुई हैं 1993 1991 से लेकर 1900 मतलब कि मान के चलिए 1990 से ही लेकर लगातार घटनाएं वहाँ पर घटित होती रही हैं। वही जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी तब वही, और एक बात 1990 से लेकर 1994 तक तो वहाँ स्थितियाँ बहुत ख़राब थी। जो कश्मीर फाइल्स आजकल आई है, आप देख रहे हैं, वास्तव में ऐसा हुआ था, नरसंहार जम के हुआ था वहाँ पर। लेकिन अब क्या करोगे, जो हुआ था वो हो गया, जो हो गया तो सो हो गया, अब क्या करेंगे। उस पर दुख तो होता ही है कि लोगों की हत्याएं नहीं होनी चाहिए, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी से जुड़ा हो, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं, अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, ठीक है। तो इसलिए किसी की हत्याएं नहीं होनी चाहिए। अगर हम एक मानवता के पुजारी हैं, अगर एक सच्चे धर्म की हम कल्पना करते हैं तो सच्चे धर्म में एक कहीं नहीं लिखा गया है किसी की हत्याएं होनी चाहिए। फिर देखिए, जब इन दोनों लोगों को भेजा गया, स्टैनफोर्ड ये क्या थे, ये वहाँ के कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, इनको भेजा गया कि आप जाइए, कैबिनेट मंत्री थे, क्या थे, कैबिनेट मंत्री थे, इनको भेजा गया कि आप जाइए और इस बात को रखिए। प्रस्ताव को ठुकरा दिया, मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं। फिर बाद में उनका कैबिनेट मिशन यानी कई लोगों का दल आया यहाँ पर इंडिया में, और उन लोगों ने बताया कि ऐसा है कि आप संविधान सभा जो है, संविधान सभा को बनने दीजिए, उसमें अगर कहीं कर, उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया तो कुछ हद तक वो संतुष्ट थे। लेकिन बाद में उनके जब नशा सबके सवार है, धर्म के आधार पर देश का विभाजन कर डाले, धर्म के आधार पर ही तो देश का विभाजन हुआ, नहीं तो क्या हो सकता थी, दो राष्ट्र बनने की कहाँ से आ जाता। धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो गया। आज भी वहाँ पर कानून थोड़ी चलता है, संविधान थोड़ी ना है, कोई संविधान वगैरह नहीं है, सब शरिया कानून पर आधारित है। टोटल जितने भी इस्लामिक कंट्री तुरंत घोषित कर दिया गया। खैर ख्याल से आज भी हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान 1976 से पहले इसको वो सेकुलर शब्द का यूज किया गया, धर्मनिरपेक्षता शब्द का यूज किया गया 1976 में इमरजेंसी के टाइम किया गया था। आपको ये बातें याद होनी चाहिए। इसको 1900 इमरजेंसी के टाइम जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी देश में लगवाया था, तब ये 1900 इसको डाल दिया गया, धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म शब्द को डाला गया था। सेकुलरिज्म बाद में आया था, वास्तव में हिंदू राष्ट्र एक था ही, हिंदू राष्ट्र लोग कहते थे, क्या थे क्या नहीं था हम उस बात पर नहीं जाते हैं कि फिर ये हो जाएगा कि पोलराइजेशन करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन धर्म के आधार पर उस समय क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था। तो उसमें गांधी एक ऐसे थे, यहाँ पर बड़े बड़े आज तमाम ऐसे लोग हैं, कहने का मतलब ये तमाम ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए APJ अब्दुल कलाम हो गए, ठीक है, अब्दुल हमीद हो गया, ऐसे महान मुसलमान इस देश में पैदा हुए हैं, राष्ट्रपति भी हुए हैं इसी देश के। तमाम ऐसे होमी जहांगीर भाभा हुए, इस देश को बहुत कुछ उन्होंने दिया। इधर हमारे देश में तमाम मुस्लिम राष्ट्रपति देश में हुए। तो कहने का मतलब इस देश को बहुत कुछ, मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया गया, इस देश ने किया है। इस देश से सच्ची वफादारी होनी चाहिए, इस देश से उनका प्यार होना चाहिए, जागना चाहिए। शायद पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। अगर काउंटिंग करवाया जाए तो पाकिस्तान से लगभग ईमान के चलिए 1.25 गुना यहाँ पर मुसलमान निकलेंगे। 1.25 गुना का मतलब अगर वहाँ पर 100 मुसलमान होंगे तो यहाँ पर 125 मुसलमान होंगे। अगर वहाँ पर मुस्लिमों की पॉपुलेशन 22 करोड़ होगी तो यहाँ पर लगभग 30 करोड़ के आसपास होगी। 28-30 करोड़ से कम नहीं होगा मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में, ये मान कर चलिए। तो बात कर लेते हैं, सब बहुत बात के तो संतुष्ट नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने चले गए, वो संतुष्ट काफ़ी कुछ हद तक तो संतुष्ट हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा संतुष्टि उनको नहीं हुई। उनका केवल अलग दिमाग में चल रहा था कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए, हमें 2 राष्ट्र चाहिए, 2 अपना सबका अपना अपना संविधान हो, अपने अपने अनुसार लोग अपना देश पर राज करें, और इस बात से मतलब नहीं है। फिर संविधान सभा का गठन हुआ, ये वाला तो एक आपका पॉइंट था, छोटे छोटे पॉइंट थे, मैंने लिख दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, संविधान सभा का गठन किया गया। क्या किया गया, गठन किया गया, संविधान सभा का गठन अगला वाला हेडिंग है। गठन में क्या क्या शर्तों को रखा गया, देखिए क्या क्या संविधान 1946 ईस्वी को, नवंबर 1946 को कैबिनेट मिशन की जो योजना थी, क्या था, कैबिनेट मिशन
कैबिनेट मिशन जो योजना थी, योजना, कैबिनेट मिशन योजना हम बोल रहे हैं, बहुत सही नहीं लिख रहे हैं और ना बहुत सही हम लिखेंगे, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना थी, इसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना, इसमें इन्होंने क्या था, अपना प्रस्ताव जो दिया, जो सुझाव दिया कैसे बनाना है, उन्होंने क्या दिया, सुझाव दिया और कैसे इसको बनाना है। तो 1946 नवंबर 1946 हम कह सकते हैं, यानी 1946 को आप ध्यान सुनिएगा, 11/1946 को, यानी कहने का मतलब नवंबर में 1946 को उन्होंने संविधान सभा का क्या हुआ, गठन हुआ। कि संविधान नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान में उस समय कुछ बातों का ध्यान रखा गया। टोटल जो पॉपुलेशन थी, जो टोटल जो संख्या थी वो 389 थी, 389 संख्या थी। इसमें से 389 में से इसमें क्या था, 296 सीटें भारतीय ब्रिटिश एरिया को, भारतीय ब्रिटिश मतलब कि जिन प्रांतों पर क्या था कि वहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत का कब्जा था, ब्रिटिश शासन सत्ता थी वहाँ पर, यानी कहने का मतलब इसमें से कहने का मतलब 200 कितनी सीटें, 96 सीटें, 296 सीटें भारतीय ब्रिटिश को मिली। किसको, भारतीय ब्रिटिश को, भारतीय ब्रिटिश को मिली। और लगभग मान के चलिए 93 सीटें, इसमें से कितना जोड़ दिया जाए, 96 में 93 जोड़ दिया जाए 89 हो जाएगा। 93 सीटें इसमें जो छोटी छोटी रियासतें थी उनको मिली। किसको मिली, छोटी छोटी जो रियासतें थी उनको मिली। और एक बात मान के चलिए छोटी छोटी, इसके अलावा 292 जो सीटें इनको मिला, प्राप्त हुआ, 292 सदस्य होने चाहिए संविधान सभा में। टोटल की संख्या कितनी थी, 389 थी। 296 भारतीय ब्रिटिश को दिया गया और 93 क्या दिया गया, जो छोटी छोटी रियासतें थी उनको दिया गया कि आप अपने अनुसार पॉपुलेशन के आधार पर, यानी जनसंख्या के आधार पर और लोगों के धार्मिक आधार पर, कहने का मतलब कि इस बात को बताइए कि संविधान में कितने लोग रह सकते हैं। कहने का मतलब पहला नंबर तो ये हुआ कि इसमें सदस्यों की टोटल संख्या जो थी 389 थी। संविधान सभा का जो पहले जो प्रस्ताव लाया गया था, यानी ब्रिटेन से जो इंडिया को लाया गया था, यानी भारत देश को जो आया था प्रस्ताव सबके सामने रखा गया था, उसमें 389 ही संख्या थी। बाद में क्या कर दिया गया, 296 भारतीय ब्रिटिश, यानी जिन जिन प्रांतों पर क्या था, ब्रिटिश का कब्जा था, उसको कहते हैं भारतीय ब्रिटिश कहा जाता है। ठीक है, जिन जिन प्रांतों पर कब्जा था, बड़े बड़े प्रांतों पर कब्जा था, तो उनको 296 सीटें मिली। और छोटी छोटी रियासतें थी जहाँ पर ब्रिटेन का कब्जा नहीं था, जहाँ पर ब्रिटिश शासन का कब्जा नहीं था, उसको कहा गया छोटी छोटी रियासतें। वहाँ तब भी क्या होता, राजा रजवाड़ा वाला शासन चलता था, तब भी चलता था, और बाद में 1947 तक की बात चला। तो वो कहने का मतलब 1947 पास में था, करीब में था, तो छोटी छोटी रियासतें थी। फिर क्या हुआ, इसमें से जो 292 सीटें थी, 292 सीटें, इसमें से 292 सीटें कुल मिलाकर भारतीय ब्रिटिश के पास तो थी 292 सीटें, इनमें किसकी थी, 292 सीटों को इसमें जो प्रांत के गवर्नर थे, इनमें चुनाव करना था, गवर्नर को चुनाव करना था, प्रांतों की गवर्नर को चुनाव करना था, प्रांत के जो गवर्नर थे। अब देखिए भैया, प्रांत था उस समय, प्रांत का मतलब क्या होता है, प्रांत का मतलब जैसे आज यूपी एक स्टेट है, मध्य प्रदेश एक स्टेट है, तो उतने बड़े बड़े प्रांत हुआ करते थे इंडिया में, बहुत बड़े बड़े प्रांत हुआ करते थे। अभी आप बात है हैदराबाद मजाक थोड़ी है, हैदराबाद बहुत बड़ा था, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वो महाराष्ट्र का कुछ एरिया काटता था। तो कहने का मतलब जो आपका वो है हैदराबाद, बहुत बड़ा निजाम का एक बहुत बड़ा वो क्या था, साम्राज्य था निजामों का। तो कहने का मतलब एक प्रांत वास्तव में बहुत बड़े बड़े जैसे स्टेट हैं उस टाइप के। एक कहने का मतलब यहाँ से 11 गवर्नर को सिलेक्ट करना था, 11 प्रांतों के गवर्नरों को चयन करना था, और बाकी जो 4 बचे हुए थे इनको मुख्य आयुक्त को चयन करना था। ब्रिटिश सरकार के मुख्य आयुक्त को चयन करना था, 4 को चयन करना था। पहला पॉइंट तो एक हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि उनकी जनसंख्या के आधार पर हम कहा जा सकता है कि छोटे छोटे राज्यों को जो कह रहे थे, जो प्रांत थे और देसी रियासतें थी, उनकी जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखकर उनको सीटें, अलग अलग सीटें, कम ज़्यादा सीटें उनको दिया गया। ठीक है, कहने का मतलब दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि उनकी जनसंख्या को देखते हुए उनको दिया गया। जनसंख्या का मतलब, कहने का मतलब मान के चलिए 10 लाख पर, यानी कितना, 10 लाख पर कहने का मतलब एक सदस्य को नियुक्त किया जाए।
इस आधार पर उन्होंने मोटा तौर पर ये समझिए कि 10 लाख लोगों पर एक लोगों का संविधान सभा में होना जरूरी है। ये हो गया। तीसरी बात क्या हुआ था, सीटों का निर्धारण क्या था, सीटों का जो निर्धारण किस आधार पर किया गया था, तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं सीटों का जो निर्धारण किया गया था वो सीटों का निर्धारण जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है, जिसमें क्या थे, जिसमें थे सिख भी थे, मुस्लिम थे और ईसाई भी थे। यानी कहने का मतलब 3 समुदाय उसमें विशेषकर थे, मुस्लिम थे, सिख थे और हिंदू धर्म यानी सामान्य जो थे, सामान्य में सब आ जाते थे। कहने का मतलब 2 तो वहाँ पर कहने का मतलब सिख और मुस्लिम को इसलिए किया गया, जो सिख और मुस्लिम यानी मुस्लिम के अलावा और सामान्य लिखा जाता है, सामान्य का मतलब उसी में हिंदू मान, इन्हीं के आधार पर, इनकी जनसंख्या के आधार पर इनको प्रतिनिधियों को दिया गया। प्रतिनिधियों को क्या किया गया, दिया गया, इतने प्रतिनिधि आपके रहेंगे, इतने प्रतिनिधि हमारे रहेंगे, जनसंख्या के आधार पर। कहने का मतलब डिस्कशन हुआ। चौथा वाला क्या था, जो प्रांतीय असेंबली थी यानी प्रतिनिधियों का चुनाव जो था, जो आपकी क्या थी, प्रांत की असेंबली थी, उसको करना था। तो ये अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो भी प्रांत की असेंबली थी, प्रांत की जो भी असेंबली थी, विधायिका थी, उसको ये काम करना था। तो ये बात आप समझ लीजिए, उसका चुनाव असेंबली, ठीक है, उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जो कहने मतलब एकल संक्रमणीयता यानी कहने मतलब एक धर्म विशेष के लिए अपना अलग अलग क्या नाम होना चाहिए, मत होना चाहिए, उसी के अनुसार होगा। फिर ठीक है, अगला वाला क्या कह रहे हैं, देसी रियासतें थी उसमें प्रतिनिधियों का चयन रियासतों प्रमुख को करना था। जो देसी रियासतें थी, छोटी रियासतें थी, उन रियासतों को कि भाई उसमें सदस्यों की संख्या संविधान में जो क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, संविधान में जाएंगे, कुछ बताएंगे, कुछ बेहतर करने के लिए, उनमें कौन होंगे। तो कहने का मतलब अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, चौथा पॉइंट एक इस बात को लिखा जा सकता है कि वहाँ की जो छोटी रियासतें थी, देश में जो छोटी रियासतें थी, जहाँ पर क्या था, ब्रिटिश का कब्जा नहीं था, यानी ब्रिटिशियन का कब्जा नहीं था, वहाँ पर कहने का मतलब वहाँ के प्रमुखों को अधिकार दिया गया था कि आप अपने इच्छा अनुसार जिसको चाहे संविधान सभा में शामिल करवा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, इसमें कहा गया कि बहुत सारे ऐसे छोटी रियासतें थी जिन्होंने क्या किया, कुछ लोग चालाक थे, बहुत बन रहे थे, और चालाक बनने के चक्कर में वो लोग चाह रहे थे कि हम अलग रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, हम अपना हुकूमत करेंगे, राज करेंगे। अगर हो सकता है, उनको शक था ना कि कहीं अगर नियम कानून हमारे ऊपर भी थोप दिया गया तो हमारी तो हमारी जो रोजी रोटी है बंद हो जाएगी। तो ये भी डर था उनको। अब बात करते हैं, अतः यह स्पष्ट था कि जो संविधान सभा का गठन किया गया था, ये बात नॉलेज में सबके थी कि ये आंशिक संविधान सभा है। आंशिक संविधान सभा का मतलब क्या होता है कि कोई भी संविधान सभा 100% पूरी पावर में नहीं है। 100% पावर में होगी, किसी की सुनेगी, यानी उनको अधिकार पूरा दिया गया है भैया आप किसी भी तरीके से भाई कोई कमियां होंगी तो उसको संविधान सभा का कर्तव्य है कि उसको भाई उकरा जाए। यानी आंशिक रूप से हम बोल सकते हैं हल्की फुल्की संविधान सभा थी, एक मतलब कि घोषणा कर दिया गया था कि यही संविधान सभा है और यही संविधान को बनाया गया। एक आंशिक रूप से नाम दिया गया था, एक निकाय को डेवलप किया गया था, एक निकाय बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया था। अगला वाला पॉइंट हम कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि सदस्यों का जो चयन था, सदस्यों का, और कह रहे हैं सदस्यों का जो भी चयन रहा, चयन क्या था, व्यवस्थापिका का काम था, ठीक है, व्यवस्थापिका का काम था सदस्यों का चयन करना, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय जो व्यवस्थापिकाएं थी उसको दिया गया था, अधिकार दिया था कि आप चयन करिए, आप उसके बाद चयन ऐसे व्यक्ति का करिए जिसको संविधान के बारे में कुछ ज्ञान हो। ऐसे व्यक्ति को मत आप संविधान सभा में शामिल कर दीजिए जो कहने मतलब कम पढ़ा लिखा हो, ठीक है। फिर उसके बाद 1946 को जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुआ कि कहने मतलब 296 सीटें क्या कर दी गई, 296 सीटें आवंटित की गई। किसको, इसको भारतीय ब्रिटिश को आवंटित कर दी गई, 296 सीटों को आवंटित कर दिया गया। जबकि इसमें से क्या था, 208 किसके पास था, 208 सीटें कांग्रेस के पास थी। उस समय देखिए जब 296 सीटें दिया गया संविधान सभा को, भारतीय ब्रिटिश को दिया गया था, तो ये सारी बातें हम मिटा रहे हैं। अब एक पॉइंट हम देखेंगे, ठीक है।
अब इस वीडियो को देखना, उसके बाद बताना, जैसे होगा वैसे इम्प्रूव करेंगे, उसमें परिवर्तन थोड़ा बहुत करेंगे, अभी तो शुरुआत किए हैं। अब बात कर लेते हैं कई बातें। क्या कह रहे हैं, जो उस समय टोटल सीटें थी 296 इंडिया को मिला था, कहने का मतलब भारतीय ब्रिटिश को, ठीक है, बीबी भारतीय ब्रिटिश को मिला था 296 सीटों में। कहने का मतलब 208 सीटें जो थी ये किसके पास था, 208 सीटें ये जो थी, कहने का मतलब एक था इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखिए INC इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के पास ये था 208 सीटें, जबकि 73 सीटें किसके पास थी, मुस्लिम लीग के पास थी। और बात कर लेते हैं, और जो सीटें थी वो क्या थी, 15 सीटें अलग अलग लोगों के पास थी। तो कहने का मतलब 208 और 73 और क्या थी, छोटे समुदाय स्वतंत्र सदस्यों के पास थी। स्वतंत्र सदस्य, कुछ उसमें सदस्य ऐसे भी थे स्वतंत्र सदस्य थे, उनको मिले। और देशी रियासतों को उस समय कितनी सीटें आवंटित की गई, 93 सीटें आवंटित की गई। कहने का मतलब 208, 93 और 15 जोड़ देंगे, 5 3 8 8 16, 296 सीटें हो जाएंगी। और बाकी जो 93 सीटें थी, 93 सीटें, यानी कहने का मतलब 93 सीटें किसको मिला गया था, छोटे छोटे रियासतों को। हम कह सकते हैं ये छोटे छोटे रियासतों को मिला था ये वाला, ठीक है। टोटल संख्या कितनी थी, 389 संख्या टोटल थी, यही मेन था। 389 में कौन कितना पाया, ठीक है। देखिए भारतीय ब्रिटिश को मिला था उस समय, पहले बार भारतीय ब्रिटिश को हम कह सकते हैं 389 में ऐसे डिवाइडेशन करेंगे, 389 टोटल सीटें थी, उसमें से क्या था, टोटल सीटें थी। इसमें से कहने का मतलब हम दो भागों में बांट सकते थे, एक आपका था क्या है, यानी कहने का मतलब एक बड़ा प्रांत था, और एक क्या है मतलब छोटा प्रांत। एक कहने का मतलब हम कह सकते हैं बड़ा प्रांत था, और एक कहने का मतलब क्या था, छोटा प्रांत था। तो दो भागों में हम बांट सकते हैं बेसिकली। बड़े प्रांत में क्या क्या आ जाता है, बड़े प्रांत में इनको दिया गया, इसमें 3 कैटेगरी बनाया गया। पहला आप देखिएगा ध्यान से, इसमें पहला वाला ये बनाया गया कि पहला 200, इसमें सीटों की संख्या कितनी दी गई थी, इसको दिया गया था, बड़े प्रांत को दिया गया था। जो बड़े बड़े प्रांत थे, यानी 11-12 प्रांत थे, उनको दिया गया था 296 सीटें दिया गया था। जबकि 293 सीटें किसको दिया गया था, 293 सीटें दिया गया था उनको, छोटी छोटी रियासतों को दिया गया था। अब 296 सीटों में से इस 208 सीटें किसके पास थी, 208 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के पास थी। और बाकी मुस्लिम लीग के पास कितनी सीटें थी, इनको 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को। और बाकी जितनी भी सीटें मिली, 15 जो स्वतंत्र थे, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट थे, उनको 15 सीटें मिली, ठीक है। 15 सीटें जो पूरी तरीके से क्या थे, फ्री थे, यानी क्या लिख दे रहे हैं, फ्री यानी स्वतंत्र थे। तो इन लोगों को सीटें मिली, कुल मिलाकर 296 सीटें थी उस समय, ठीक है। अब क्या था, अगला वाला पॉइंट हम कह सकते हैं, इसमें क्या किया, सबको ध्यान में रख के प्रतिनिधियों को सबको समान जगह मिला, ऐसा नहीं था। आलोचक तो कुछ भी कहेंगे, प्रतिनिधियों को जो जगह मिली है वो क्या कहने मतलब उनके आधार पर मिली है, ठीक है। महात्मा गांधी का बात को छोड़ दें तो कहने मतलब हर धर्म के लोग संविधान सभा में, हर कोई यार शामिल था, बस सीधी सी बात है, समझिए। संविधान सभा में उस समय की जितनी बड़ी हस्तियाँ थी, सब लोग को शामिल किया गया था, ठीक है। अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी, संविधान सभा की कार्यप्रणाली बात कर लेते हैं। संविधान सभा की कार्यप्रणाली, ठीक है। संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या क्या थी, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट को हम बढ़िया से डिस्कशन करेंगे। संविधान सभा को 9 दिसंबर 1946 की हुई, ठीक है। कहने मतलब पहली बैठक क्या हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुआ, 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, संविधान सभा की पहली बैठक हुई। पहली बैठक ये हुई और इसमें क्या किया गया, और इसमें जैसे ही मुस्लिम लीग ने एंट्री किया, एंट्री करने के बाद तुरंत उन्होंने कहा, चिल्लाना चालू कर दिए, हमें अलग राष्ट्र चाहिए। भाई सीधी सी बात था, अलग राष्ट्र का मांग वहीं से करना। 9 दिसंबर 9/12/1946 को जैसे ही मुस्लिम लीग आए, उन्होंने तुरंत मांग किया, उठाया कि हमें अलग एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, इस बैठक में केवल क्या हुआ, 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया, बाकी लोगों ने बहिष्कार कर दिया। 211 तो 273 तो एकदम बहिष्कार करने पे उतारा है कि हमें रहना ही नहीं है आपके साथ। और उसमें से कुछ स्वतंत्र, 2-4 स्वतंत्र जो सदस्य थे, उन्होंने भी किया
कि हमें नहीं रहना, हमें मुस्लिम लीग के साथ रहना है। तो कहने का मतलब उस समय उन्होंने 211 सदस्यों ने क्या किया, भाग लिया था उस समय। जो क्या था, संविधान सभा की कार्यप्रणाली उन्होंने चर्चा करें, डिस्कशन करें कैसे क्या होना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने तुरंत बहिष्कार कर दिया। तुरंत उन्होंने बताया कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए। मुस्लिम लीग ने तुरंत कहा कि हमें अलग राष्ट्र हम चाहते हैं, अलग राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं। उस समय केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें मुस्लिम लीग ने पूरी तरीके से सभा को, जो बैठक हुई थी बैठक को क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया गया था। उस समय एक थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आपने पढ़ा होगा, अस्थायी अध्यक्ष थे, उसमें बनाया गया, टेम्परेरी बना दिया गया कि आप थोड़ा देखिए। सबसे क्योंकि वरिष्ठ थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है, तो इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ये बात याद रखना, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा साहब को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को। क्योंकि उस समय ना जो वास्तव में कैबिनेट थी उसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य यही थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। फिर बाद में क्या किया गया, राजेंद्र प्रसाद को बाद में बनाया गया। बाद में क्या कर दिया गया, बाद में उनको हटाकर इनको अस्थायी अध्यक्ष रहने दिया गया। ये वास्तव में क्या थे, एक वरिष्ठ सदस्य थे, इसीलिए बनाया गया था। फिर बाद में क्या गया, राजेंद्र प्रसाद को क्या अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, राजेंद्र प्रसाद। अब सबसे ज़्यादा पावर किसके पास थी, राजेंद्र प्रसाद के पास थी, क्योंकि अध्यक्ष के पास क्या होता है, मेन पावर होता है। इसको अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष किसको बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। अब बात कर लेते हैं अध्यक्ष, तो इनको बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ साथ दो ऐसे और लोग थे, इसमें क्या किया गया था, प्रारूप समिति, किसके नाम दिया गया, प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर को दिया गया, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, यानी कहने का मतलब अम्बेडकर जी को दिया गया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और उसमें उपाध्यक्ष दो थे, उस समय दो उपाध्यक्ष थे। दोनों उपाध्यक्ष का नाम आप जानिए, नाम जानने का प्रयास करेंगे तो सारी बातें कुछ याद रहना प्रारंभ हो जाएगा। एक का नाम आपका था, क्या था, एक का नाम ये था कृष्णामचारी था, उनका नाम क्या नाम था, कृष्णामचारी नाम था। ये कृष्णामचारी, बीटी कृष्णामचारी ऐसे कुछ नाम था, तो बीटी कृष्णामचारी नाम था। एक मिनट हम बता रहे हैं आपको, बीटी कृष्णामचारी का नाम था, बीटी कृष्णामचारी इनका नाम था, बीटी कृष्णामचारी इनका नाम था। अब ये मानकर चलिए, बीटी कृष्णामचारी जो थे ये संविधान सभा के क्या थे, उपाध्यक्ष थे। बीटी कृष्णामचारी ये क्या थे, उदाहरण से एच.सी. मुखर्जी एक करके थे, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी ये भी थे, क्या एच.सी. मुखर्जी ये भी क्या थे, उपाध्यक्ष थे। दोनों लोग उपाध्यक्ष थे, कहने का मतलब एक अस्थायी अध्यक्ष थे और एक उसमें अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष ये थे राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष डॉक्टर बी कृष्णामचारी थे और एच.सी. मुखर्जी थे। तो इन 5 लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, एक अहम मेजर लोग हैं, मुख्य लोग हैं, इनको मेन बहुत बढ़िया जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, तो इनको याद रखना चाहिए थोड़ा बहुत। और बाकी फिर बात चलते हैं उद्देश्य की तरफ चलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा उद्देश्य की तरफ। उद्देश्य क्या था, यानी कहने का मतलब आपका उनका पर्पज क्या था, उद्देश्य में क्या क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। चलिए बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या था, अब बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। तो 13 दिसंबर 1946 को, कहने का मतलब क्या, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर एक तारीख आप याद रखना। 13 दिसंबर को ऐतिहासिक उद्देश्य उन्होंने अपना पेश किया। ऐतिहासिक उद्देश्य जो आपका वो था, पेश करना था, लोगों को बताना था कैसे कैसे उद्देश्य हो, क्या होगा, कैसे क्या बनना चाहिए, क्या भाई सब मेन तो वही थे, उन्होंने तो डिस्कशन किया था। यानी 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्यों को क्या किया, प्रस्ताव को पेश किया। यानी उन्होंने क्या किया, एक दर्शन, एक झलक उन्होंने प्रस्तुत किया लोगों के सामने कि क्या ऐसे संविधान सभा को बनाया जाए,
क्या बेटर रहेगा कि नहीं बेटर रहेगा। इस बात को उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता, गणतंत्र आज से घोषित किया जाता है। या संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभुत्व और क्या है, गणराज्य घोषित करती है। पहला उन्होंने यही बात किया। उन्होंने ललकार कर दिया होगा स्टेटमेंट कि अब क्या, अब तो हम राजा हैं और सब हमारे वो हैं, हमारी जनता है, मैं राजा और सब जनता। उन्होंने उस समय पेश किया क्या, उन्होंने क्या स्वतंत्रता, संप्रभुत्व। स्वतंत्र यानी संप्रभुत्व का मतलब कि जहाँ पर अब किसी का प्रभुत्व ना हो, दूसरे का क्या हो, दबाव ना हो, वहाँ पर झेलना ना पड़े। जैसे ब्रिटिश की पूरी शासन सत्ता ना हो, हुकूमत ना हो यहाँ पर। तो कहने का मतलब पूरा शासन प्रशासन किसके हाथ में रहेगा, अब यहाँ के लोगों के हाथ में रहेगा। कहने का मतलब ये हो। उन्होंने पहला ये बात किया, भविष्य में प्रशासन चलाने के लिए क्या होता चाहिए, एक मैं संविधान की निर्माण की घोषणा करता हूँ, क्या करती हूँ, लेडीज रहेगा तो करती हूँ, संविधान निर्माण की घोषणा करता हूँ। तो इस बात को उन्होंने यही उद्देश्य उनका था। उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया है, संप्रभुत्व है और गणराज्य घोषित करती है। ठीक है, भारत का संविधान सभा को कल्पना वही किए थे। तो उन्होंने घोषणा किया संविधान सभा, आज से भारत की संविधान सभा भारत देश को एक स्वतंत्र गणराज्य और एक संप्रभुत्व, एक राष्ट्र घोषित करती है। ठीक है, अब जो भी होगा शासन प्रशासन चलाने के लिए, यानी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए यहाँ के लोग ही क्या होंगे, उपयुक्त होंगे, यही के लोग सब कुछ करेंगे। अब किसी को बाहर से संविधान निर्माण की घोषणा मैं करता हूँ। अगला वाला पॉइंट इन्होंने क्या कहा, जो भी यहाँ पर क्षेत्र शामिल नहीं हुए हैं, जो भी लोग छोटी छोटी रियासतें हैं, अगर वो शामिल होना चाहें तो क्या होंगे, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। उन्होंने कहा कि जो भी छोटे छोटे रियासतें हैं, रियासत हैं, राजा रजवाड़ों का वहाँ पर शासन है, अगर वो शामिल होना चाहें तो शामिल हो सकते हैं, उनका स्वागत है। उनको कहा गया, प्रस्ताव दिया गया। अब कुछ लोग उसमें से समझ में, कुछ लोगों को आया, कुछ लोगों को नहीं आया। फिर क्या हुआ, और इन्होंने बात और कही कि जो भी होगा उनकी सीमाओं का निर्धारण, अगला पॉइंट यही बोला उन्होंने कि उनकी सीमाओं का जो निर्धारण होगा वो भारतीय संघ के अनुसार होगा, भारतीय संघ के अनुसार होगा। संघ यानी उस देश का संविधान, जो संविधान सभा कहेगा उसी के अनुसार उनकी सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा। अगर वो चाहेंगी कि उनके पास एक अधिकार प्राप्त हो, एक अलग से शक्ति हो, तो हाँ, जो स्टेट की शक्ति होती है, जो एक प्रांत, एक छोटी सी रियासत की शक्ति होती है, वो रहेगी, हमें उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। लेकिन बशर्ते थोड़ा सा संबंध आप जोड़ लीजिए, थोड़ा बहुत संबंध आप जोड़िए, और इससे आपका नुकसान नहीं होगा। कोई भी आप पर कोई भी बाहरी खतरा होगा, यानी कहने मतलब आउटसाइड से कोई भी खतरा होगा तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आप हमें 2-3 उन्होंने बताया, अपना दिया, 2-3 चीज़ें चाहिए, तो उनको समझाया बुझाया, और उसमें से बहुत सारे लोग क्या हुए कि नहीं माने, वो सोचे कि बिल्कुल नहीं, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो इस तरीके से तमाम बातें थी। अगला वाला उन्होंने क्या उन्होंने बात किया, संविधान में इस बात को जिक्र किया गया कि न्याय हो गया, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्वतंत्रता, सुरक्षा भी होगा लोगों का। जैसे मान लीजिए राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक स्तर पर न्याय प्रक्रिया में अवसर की सभी को समानता होगी। अवसर, भाई जो भी अवसर मिलेगा किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी भी प्रशासन में, सबको क्या होगा, अवसर की समानता होगी। ठीक है, विधि में सक्षम समता होगी। ठीक है, समझ सभी की क्या होती है, समता होगी। जो भी विधि बनाया जाएगा, जो भी नियम कानून बनाया जाएगा, सभी की क्या होगी, समानता होगी। फिर क्या होगा, विचार एवं अभिव्यक्ति भी होगी, विचारों की अभिव्यक्ति भी होगी, विचारों का आदान प्रदान भी होगा, विश्वास भी होगा, भ्रमण होगा, यानी संगठन बनाने की ही आपको आज़ादी दिया जाएगा। यानी बहुत सारे क्रियाकलापों को, इस बात को समझाया उन्होंने संविधान में, बोला कि ये सारी हम देने जा रहे हैं, और इसकी स्थापना को सुनिश्चित की कि किसी नैतिकता को हनन न किया जाए, किसी की नैतिक अधिकारों का हनन ना हो पाए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए, यानी कहने का मतलब अल्पसंख्यक जो थे और पिछड़े जो थे, उन लोगों को भी क्या किया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, उन्होंने कहा था
यानी कहने का मतलब भारतीय संघ की जो एकता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। पहला नंबर तो ये बात जानिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अक्षुण्ण बनाया जाएगा। और इसके भू यानी इस क्या कहने का होता है, इसके भू को यानी इसकी भूमि को, इसके आकाश को, इसकी नदियों को, इसके समुद्र को, यानी कुल मिलाकर जो भी होगा सुरक्षा की जाएगी। यहाँ के लोग मिलकर उसकी सुरक्षा करेंगे। ऐसा नहीं होगा किसी दूसरे देश के सैनिकों के द्वारा, दूसरे देश के सोल्जर के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा यहाँ की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, ऐसा नहीं होगा। हम लोग खुद करने में सक्षम होंगे। अगला वाला उन्होंने क्या था कि प्राचीन जो भारत की भूमि है इसको विश्व में इसको ऐसा स्थान इसको दिलाया जाएगा, इसको एक ऐसा स्थान दिलाया जाएगा जिससे एक भारत देश हमारा गौरव का अनुभव करे, एक अच्छे राष्ट्र के रूप में ये पहचाना जाएगा दुनिया में। और इन्होंने कहा जो शांति और मानव कल्याण के लिए जीवन भर काम करता रहे, इस बात को उन्होंने बताया। बहुत सारी बातों को डिस्कशन हुआ। इसका एक प्रमुख उद्देश्य था, जो उद्देश्य था संविधान का निर्माण करने का, क्या पर्पज था, क्या उद्देश्य था, तो यही सारी पर्पज को मिलाकर रहा। क्या क्या पर्पज रहा है, बहुत सारे उद्देश्य था। पहला नंबर क्या था, आज से यानी मैं का मतलब संविधान सभा, आज से उन्होंने कहा कि आज से संविधान सभा इस बात को घोषणा करती है कि भारत स्वतंत्र रहेगा। नंबर 1 क्या, स्वतंत्रता की बात किया गया, संप्रभुत्व की बात किया गया कि स्वतंत्र रहेगा, संप्रभुत्व रहेगा। और उन्होंने बात क्या किया, और गणराज्य आज से घोषित करती है संविधान सभा, आज से इनको स्वतंत्र, संप्रभुत्व और एक गणराज्य घोषित करती है। पहले 3 बार स्वतंत्र यानी पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, किसी पर डिपेंड ना हो, किसी पर निर्भरता ना हो, और संप्रभुत्व हो यानी उस पर किसी का प्रभाव ना हो, किसी का प्रभाव दबाव ना हो, यानी जैसे पहले ब्रिटिश का दबाव था। और उन्होंने कहा गणराज्य मतलब जनता का राज्य, यहाँ पर लोकतंत्र हो, ऐसा कुछ भी ना हो। तो कहने का मतलब प्रशासन चलाने के लिए संविधान सभा की घोषणा करती है, एक संविधान निर्माण की घोषणा करती है। संविधान निर्माण हो गया। निर्माण होने के बाद फिर क्या हो, दूसरा बात उन्होंने ये कहा कि जो भी लोग शामिल होना चाहते हैं, छोटी छोटी रियासतों के बारे में डिस्कशन किया, जो भी रियासतें शामिल होना चाहती हैं वो आकर शामिल हो जाएं, कोई समस्या नहीं, हम उनको पूरी तरीके से आज़ादी देंगे, पूरी तरीके से उनको स्वतंत्रता का अधिकार देंगे। तो डिस्कशन का मतलब लगातार 4-5 घंटे जब तक लेक्चर हो। अभी तो हमारे पास संसाधन नहीं, एक बात है, अब वीडियो को हम बंद करने चल रहे हैं क्योंकि वीडियो कितने मिनट का हो गया, 42 मिनट का वीडियो। तो ऐसे हम लेक्चर दे डालें, और अगर और देंगे लेक्चर तो ये कम से कम जाएगा, बहुत देर तक लेक्चर जाएगा। कभी मौका मिले तो 4-5 घंटे लगातार हम आराम से आपको पढ़ाएं, लेकिन बट समस्या ये है ना, हमारे अंदर तो इतनी पोटेंशियल है कि मैं 5 घंटे 4 घंटे लगातार कंटिन्यू 4-4.5 घंटे में मेहनत करूँगा। अब ईश्वर के हाथ में है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर ले जाऊँ, लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर ले जाऊँ, पढ़ा पाऊँगा कि नहीं। कुछ समस्याएँ हैं, जिस समस्याओं का सामना मैं कर रहा हूँ, उस समस्याओं से जैसे बाहर निकलूँगा, कुछ बड़ा करूँगा ज़रूर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर लूँगा, थोड़ा बहुत कम से कम लोगों को पढ़ा सकता हूँ। 2-2 4-4 घंटे आकर यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा, और ऑफलाइन कोचिंग जो पढ़ना चाहेंगे उनको पढ़ाया जाएगा। हमारा मोटिवेशन है, लोग कहते हैं कि आप जॉब वॉब के लिए क्यों नहीं वो करते। जॉब वॉब देखिए, हमारा पढ़ाने का सबसे हमारा बढ़िया प्रोफेशन, हॉबी, हमारा प्रोफेशन जो है हमारा यही है। मैं यही करना चाहता हूँ और यही करूँगा, लोगों को पढ़ाऊँगा। नहीं हो सकता है, मैं एक बात है, लोग हमें पहचाने थोड़ा बहुत, और क्या, और किस लिए हम ले नहीं चाहते अपनी पहचान खुद जान जाएंगे। पहचान को क्यों बनाएं, लोगों को बस जितना हो सके मानवता की सेवा करता रहूँ, समाज की सेवा करता रहूँ। क्योंकि अब लाइफ में केवल हमारा एक ही मोटिवेशन है, हमें कुछ ना तो चाहिए कि मुझे बहुत ज़्यादा धन दौलत से बहुत प्रेम है, लगाव है, लेकिन इतना ज़रूर है, हर किसी को लगाव होता है। लेकिन अगर वास्तव में पूरे जीवन में खुशियाँ हों, चारों तरफ प्यार लोगों का मिले, बच्चों का प्यार मिले, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, जितना हो सकता है हमें बहुत ज़्यादा, हम आगे फ्यूचर में बहुत बड़ी बड़ी तैयारी को लगातार करवाते रहेंगे। तो हम जैसे मान लीजिए जो स्टेट लेवल जो एग्जामिनेशन होते हैं उसकी प्रिपरेशन को मैं करवाऊँगा, लेकिन अभी इसमें कुछ मेंटली और फिजिकली कुछ डिटेल चल रहा हूँ, और जल्दी ही एंट्री मारूँगा। एंट्री जल्दी से जल्दी मान के चलिए कि 15 दिन तो लग ही जाएगा, 15-20 दिन, कुछ समय तो लगेगा ही। फिर एंट्री मारता हूँ। पर डे वीडियो क्लास इंटर का भी अपलोड होगा। ठीक है, आपको वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगा।